बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसके बहुत बड़े मुजरिम हम मीडिया वाले भी हैं, क्योंकि हम मीडिया वाले दो तीन लड़ाई झगड़ा करने वाले और तेज़ तेज़ बोलने वाले सियासतदानों को बिठा देते हैं और जो सियासी बयानात होते हैं, जो सियासी इश्यूज़ होते हैं, जो तू मैं होते हैं, उन्हीं को हमने मुल्क का भी मसला बनाया होता है और कौम का मसला भी बनाया होता है। हालांकि हकीकत में पाकिस्तान का असल मसला वही है जिसका अपनी मुलाकात में DGISI जनरल नदीम अंजुम ने उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को जवाब दिया था। जब उन्होंने उनसे पूछा कि आपके नज़दीक पाकिस्तान का नंबर 1 मसला क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मईशत है। अब जहाँ तक मईशत का ताल्लुक़ है तो पाकिस्तान की मईशत बहुत हद तक जुड़ी हुई है पाकिस्तान के ख़ारजा ताल्लुक़ात से, और फिर ख़ारजा ताल्लुक़ात में भी बिलख़ुसूस पाकिस्तान की मईशत का इन्हिसार 3-4 अहम दोस्त ममालिक पे है, जिनमें एक अमेरिका, चीन और बिलख़ुसूस सऊदी अरब है। सऊदी अरब हमारे लिए 2-3 हवालों से अहम तरीन है। एक तो इस हवाले से कि वहाँ पे 2 मुक़द्दस तरीन, हर मुसलमान के लिए जो मुक़द्दस तरीन मुकामात है, खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वहाँ पे वाक़या है। तो यूँ तो वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इज़्ज़त और एहतराम का मरकज़ और महवर है। दूसरा, इस हवाले से सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए अहम तरीन है कि चीन की तरह हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का सऊदी अरब ने साथ दिया है। लेकिन जब इमरान ख़ान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो तमाम ममालिक के साथ तकरीबन पाकिस्तान के ताल्लुक़ात को रीसेट करने की ज़रूरत थी। जिस तरह कंप्यूटर हैंग हो जाता है और फिर उसको रीसेट करना पड़ता है, तो इसी तरह चीन, सऊदी अरब, UAE, कतर, दीगर तमाम ममालिक के साथ पाकिस्तान के ख़ारजा ताल्लुक़ात को रीसेट करने की ज़रूरत थी, और इस वक्त वो रीसेट करने का अमल जारी है। तो जहाँ तक सऊदी अरब और मिडल ईस्ट का ताल्लुक़ है, तो ताहिर अशरफी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो इमरान ख़ान साहब के दौर में भी मशरिक़ वस्ता को डील करते रहे, और अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी वो माविन ख़ुसूसी हैं मशरिक़ वस्ता के लिए वज़ीर-ए-आज़म के, और अभी जो हालिया वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब था तो उसमें भी वो उनके साथ रहे। बहुत शुक्रिया अशरफी साहब। पहले तो ये बताइए कि ये जो हालिया दौरा था किस मकसद के लिए था और वो मकसद किस हद तक पूरा हुआ? पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ख़ान साहब के पहले तकरीबन 2 साल, बल्कि सवा 2 साल, हम उनकी बाहर से मुआवनत करते रहे जिस काबिल थे, अपने मुल्क के लिए, ये नहीं उनकी ज़ात के लिए। और फिर जब बहुत ही हालात बिगड़ गए तो फिर इस मुल्क के जो ज़िम्मेदारान थे बशमूल इमरान ख़ान साहब, उनके कहने के ऊपर एक मनसब बतौर नुमाइंदा ख़ुसूसी के मुझे दिया गया, जिसके साथ कोई मराआत नहीं थी। और मैंने पहले भी एक बार अर्ज़ किया कि मैंने उस दौरान 18 सफ़र तकरीबन मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ़ ममालिक के किए, और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट का एक पैसा उसमें नहीं लगा, ना कोई गवर्नमेंट से सहूलत ली। साफ़ी साहब, मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब की दोस्ती पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान की अवाम के साथ है। हाँ, उन्हें दुख पहुँचता है, वो भी इंसान हैं, वो भी एक मुल्क है, कि जब वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब हमारा ताल्लुक़ दिलो जान का है, हमारी पॉलिसियाँ, हमारे आलमी सतह पे मामलात, खा वो फ़लस्तीन का मामला हो, कश्मीर का मामला हो, बाकी तो हमें आप बाहमी मुशावरत से चीज़ों को करना चाहिए, और यही पिछले 75 साल में हम करते आए हैं। बदकिस्मती ये हुई कि ख़ान साहब के आमद पर, देखिए ये बातें करना बड़ी आसान है। क्या जब 2018 में ख़ान साहब आए तो क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने नहीं जा रहा था? क्या उस वक़्त पाकिस्तान मुआशी तौर पर उन बुरे हालात में नहीं था जिनमें अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मिला? तो उस वक़्त किसने मदद की हमारी? जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की दरख्वास्त पर, उनके कहने पर सऊदी अरब ने यहाँ तक हमारी मदद की कि IMF से और अमेरिका से भी उनके लोगों ने जाके हमारे लिए बात की। ये बातें करना बड़ा, आज कहा जाता है जी आर्मी चीफ क्यों बात करता है, तो 2018 में किसने बात की थी? 2021 में किसने बात की थी? खान साहब को उन्होंने वेलकम किया, खान साहब वहाँ गए,
मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें कहा कि आप मेरे भाई हैं, पाकिस्तान के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं हम करेंगे। फिर मोहम्मद बिन सलमान यहाँ आए, 18 अरब डॉलर के आपके यहाँ MOU और इन्वेस्टमेंट की बात हुई, जिसमें हम 1 रुपया भी जो है नहीं ले सके। और उसके बाद अगला काम ये हुआ कि हमने एक तो मलेशिया कॉन्फ्रेंस आ गई। अब मलेशिया कॉन्फ्रेंस तो इससे पहले भी हो रही थी, वो पहले भी 4 हो चुकी थी, उन्होंने हमें मदऊ ही नहीं किया था। ये एक लड़ाई है जो अरब और गैर अरब की, और उसमें अच्छा 56-57 ममालिक में से 52 ममालिक जो हैं वो उस कॉन्फ्रेंस के तायीद कुरंदा ही नहीं थे। हमने बगैर पूछे बगैर सोचे समझे उस कॉन्फ्रेंस की तायीद कर दी, जिसमें ये फिर ये तसव्वुर उभरा, और ये चीज़ आलमी मीडिया में मौजूद है कि OIC के मद्दे मुकाबले एक फोरम बनने जा रहा है, जबकि हम खुद OIC के मेंबर हैं, हम बनाने वाले हैं OIC के बनाने में पाकिस्तान का किरदार है। तो लाजमी बात है कि इस अमल से सिर्फ सऊदी अरब नहीं, अरब दुनिया और इस्लामी दुनिया को बहुत तकलीफ हुई। फिर एक इस्लामी मुल्क के एक ज़िम्मेदार ने ये बात अरब दुनिया के ज़िम्मेदारों को बताई कि मेरे साथ पाकिस्तान के ज़िम्मेदारों ने बात की है कि वो इस फोरम को एक OIC के तरस का फोरम बनाने जा रहे हैं। तो उसके ऊपर लाजमी बात है कि अरब सिर्फ सऊदी अरब नहीं, पूरी अरब दुनिया का जो रद्द अमल था वो बड़ा सख्त था। अच्छा, हमने देखा कि सऊदी अरब का बिलखुसूस फिर यहाँ से उन्होंने अपने जहाज़ दिया था, उनको वापसी पे इमरान खान साहब से वो जहाज़ भी वापस ले लिया गया। फिर मामलात और भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, और यानी कुछ चीज़ें हम TV पे कह भी नहीं सकते कि किस हद तक नौबत पहुंची थी। तो इसमें बुनियादी किरदार ये मलेशिया के इशू ने अदा किया, या कि मोहम्मद बिन सलमान के तोहफ़े यानी गड़ी की दुबई में फ़रोख्त ने अदा किया, या कि जब इमरान खान साहब की अहलिया के बेटे को मस्जिद नबवी में निकाह या शादी की वो बाकायदा इजाज़त नहीं, किस मसले ने कलीदी रोल प्ले किया? मैं समझता हूँ 2-3 चीज़ें हुई। एक तो ये मलेशिया वाली बात जो है, इससे मामला हुआ। दूसरा, अब ये खान साहब अपने लोगों से पूछें कि उनकी कैबिनेट में कौन से मेंबर थे जिन्होंने खान साहब ने जो कुछ फरमाया वो अरब सफरा तक पहुँचाया, और उससे बहुत ज़्यादा हमें भी दचका लगा। सच्ची बात है, हमें भी परेशानी हुई कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से ऐसी चीज़ें मंसूब हों जो किसी भी दूसरे मुल्क के सरबराह काबीना में उन्होंने कोई सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की थी मोहम्मद बिन सलमान के बारे में। बहरहाल मैं नाम किसी का नहीं लेता, लेकिन बहरहाल वो अरब सफ़ीर तक पहुँच गई, सफरा तक पहुँच गई मनोआन जो है, और वो बहुत ज़्यादा, और उनकी काबीना के लोगों ने पहुँचाई। हाँ बिल्कुल, उनके वज़रा ने पहुँचाई, और वहाँ और तो कोई नहीं था ना जी, और उनके वज़रा ही थे। तो ये ऐसे हालात बन गए थे कि जिन हालात में फिर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो रियाज गए, और वहाँ जाके उनको बहरहाल ये बात मेहनत करनी पड़ी। मैं ये लफ्ज़ कह रहा हूँ, साफ़ी साहब इस अरसे के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया था कि अरब दुनिया के अंदर हमारा वो हाल होने जा रहा था जो यमन का और मिस्र वालों का एक वक्त में हुआ था। ये भी सोचा जा रहा था कि यार क्या हमारे साथ ये करते हैं, जब इनका दिल चाहता है हम हर वक्त इनके साथ खड़े हैं, और ये कोई भी मामला आए हमारी, ठीक है हमारे अपने हालात हैं, लेकिन हम हर वक्त एक ही हमारा तर्ज अमल, तो लेकिन उस सूरत हाल से फिर बाजवा साहब रियाज तशरीफ़ ले गए। वहाँ उन्होंने जाके अमीर खालिद से और दिगर जो ज़िम्मेदारान थे उनके साथ तफसीली नशिस्तें की, गिले शिकवे हुए, मामलात हुए बेहतरी की तरफ, उससे मामलात कुछ बेहतरी की तरफ चले। नहीं तो ये तो उनका अपने हद से तजावुज़ नहीं कर रहे थे, ये तो उनका काम नहीं था ना, ये तो वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म का काम था ना। अगर किसी मुल्क से वो ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं तो आर्मी चीफ का क्या है कि वो जाए और ये काम, इसलिए कि आर्मी चीफ देख रहा था कि मेरे 50 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो मशरक़ वस्ता के ममालिक में हैं, और उनसे वो रीढ़ की हड्डी हैं इस मुल्क के अंदर। अगर खुदा न खास्ता उन पर कोई मसला बनता है या उनमें से कुछ लोगों को निकाला जाता है या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, और क्या इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर गए थे वो? इमरान खान साहब ने उन्हें कहा था कि आप जाएं, और आखिरी हद तक मैं अब कुछ चीज़ें नहीं बता सकता हूं, लेकिन 6 माह तक ये राब्ता सिर्फ अगर सिर्फ रहा तो वो राब्ता जनरल कमर जावेद बाजवा साहब
या GHQ के साथ जो है वो कुछ अरब ममालिक का रहा, उसमें बिल्कुल हमारा फॉरेन ऑफिस भी एक वक्त में जिसे आप कहें कि बिल्कुल सुम्म बुकमन हुआ था। हाँ, वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी एक बयान दिया था ना, उन हालात को किसने दुरुस्त किया, किसने जाके वहां जो है उनके साथ बैठ के चीज़ों की इस्लाह की। और ये जो आज आपको नज़र आ रहे हैं पाकिस्तानी सऊदी अरब में 30 लाख के करीब या 25 लाख और बाकी सारे 50 लाख बनते हैं मशरिक़ वुस्ता में, ये अगर आज मौजूद हैं वहां पर तो उसका क्रेडिट जो है या उसकी जो मेहनत जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को जाती नहीं है। वैसे तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं सब कुछ समझता हूँ, लेकिन जाहिर बात है कि इन नज़ाकतों को वो नहीं समझते, इसलिए आप जैसे बंदे को उनकी टीम में लिया गया था। तो आपने उनको ये चीज़ें नहीं समझाई थी, कौन थे जो उनको मिसगाइड कर रहे थे और आप क्यों उनको नहीं समझा सके? हम तो उस वक्त आए जब सब कुछ बिगड़ गया था, जब सब कुछ तबाह हो गया था, और फिर हमने दोबारा इमारत तामीर की, दोबारा बनाई, मेहनत की। और साफी साहब, इमरान खान साहब इसका इनकार करें कि जब मैंने उन्हें कहा कि आपको फलां दिन सऊदी अरब जाना है तो उन्होंने हंसते हुए एक किस्म का मेरा इस्तेहज़ा में कहा, यार छोड़ो क्या बात तुम कर रहे हो। मैंने कहा जी आपने फलां दिन सऊदी अरब जाना है और फलां दिन आपकी टेलीफोन पर बात होगी। ये जो पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर हैं नवाब सईद अल मालिकी, इनकी मेहनत है, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मेहनत है। हम भी उस सफ़ में एक पाकिस्तान के सिपाही के तौर पे शामिल हैं कि ये ताल्लुकात बहाली की तरफ आए। इमरान खान साहब को के साथ फिर तकरीबन 5 से 6 माह का अरसा गुजर गया था, उसमें हमने बड़ी मेहनत की। और मेरा जो टास्क था पहला वो यही था कि ये जो अरब इस्लामी दुनिया है इनसे ताल्लुक इस कदर बहाल हो जाए। आप और बाजवा साहब बना रहे थे, बिगाड़ कौन रहा था? उनकी टीम में कौन से ऐसे लोग थे? असल में मैं आपको गुजारिश करूं जी साफी साहब कि कुछ बेचारे लोग तो वो थे कि जिनको पता ही नहीं था कि मामलात होते क्या हैं, और वो निजी महफिलों में या ख़ुद भी खान साहब बाज़ औक़ात गुफ्तगू में गैर मोहतात उनका रवैया और अंदाज हो जाता है। अब हम क्या क्या करें, उन्होंने, मैं नहीं अब भी चाहता, लेकिन उन्होंने कुछ रेड लाइनें ख़ुद भी क्रॉस कर दी हैं। अब मैं फिर आपके प्रोग्राम में आज ये कहना चाहता हूँ कि बहुत मोहतरम है हर कोई हमारे लिए, लेकिन मेरे वतन, मेरे दीन और मेरी फ़ौज से ज़्यादा मोहतरम नहीं है वो जनरल कमर जावेद बाजवा जो 2 दिन पहले किसी भी मुल्क में जाते हैं और जाके राह हमवार करते हैं कि यार प्राइम मिनिस्टर ने आना है और उसने ये बातें कर दी हुई हैं, चलो इस पे मिट्टी डालें, आगे चलें। आज उनके साथ क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ उनको नहीं कहा गया है? नहीं तो इमरान खान को लाने का रास्ता भी तो उन्होंने हमवार किया था। देखिए वो कोई एक फर्द का तो नहीं था मामला, लेकिन फिर इसका मतलब है मौसम कुशी हुई ना, मौसम कुशी हुई। आपके कभी वक्त आया तो कभी मैं किताब लिखूंगा तो उसमें लिखूंगा बड़ा कुछ। मैं हल्फन कह सकता हूं कि अगर हमारे कुछ ताल्लुकात बाकी रहे अरब दुनिया में, इस्लामी दुनिया में, तो वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की वजह से रहे। फिर उसके बाद ये हमारे जो मौजूदा DGISI है, ये तो पसंद ही नहीं करते, अब बेचारों को आना पड़ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। फिर इन्होंने मेहनत की, उसमें जनरल फैज़ ने भी मेहनत की, उसका भी इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे बता दें खान साहब के उन्होंने क्या किया अरब इस्लामी दुनिया से ताल्लुकात की बहाली में। अच्छा, कबल इसके कि हम दोनों गैर मोहतात हो जाए या रेड लाइन क्रॉस कर दे, तो एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद अहम मौज़ूआत पे बात होगी। एक बार फिर खुशामदीद आपको। जिरगे में हमारे साथ हैं मुत्तहिदा उलमा कौंसिल के सरबरा और वज़ीर आज़म के मानो ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वुस्ता जनाब अल्लामा हाफ़िज़ ताहिर अशरफ़ी साहब। अशरफ़ी साहब, अब क्या सूरत हाल है सऊदी अरब के साथ? और वो लोग कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब तो खाली हाथ लौटे हैं। सबसे बड़ी किज़ब बयानी है। पहली बात तो ये है, मैं गुजारिश करूँगा अपनी सारी सियासी क़यादत से, खान साहब समेत, कि दोस्त ममालिक के ऊपर तबसरे बंद कर दें। आपको अगर नहीं पता, देखिए साफी साहब, जो चीज़ें पिछले 4 साल में नहीं हो सकी या सऊदी अरब हमें देना चाहता था, हम अपनी नालायकी की वजह से नहीं ले सके, या हमने जो कुछ हमारी गुफ्तगुएं हुई उनके साथ हमने किसी और को जाके बता दी, तो वो सारी चीज़ें सऊदी अरब
देने को तैयार है हमें। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि तवानाई के मामले पे, बाकी चीज़ों के मामले में जो पेशरफ्त पिछले 3-3.5 साल में उस तरह नहीं हुई, वो अब शुरू हो चुकी है। और उसकी पहली मीटिंग इसहाक डार साहब की और जो वज़ीर तवानाई हैं, जो अमीर मोहम्मद बिन सलमान के भाई हैं, उनके दरमियान पहली मीटिंग भी हो गई है। और ये बाकायदा सऊदी वली अहद ने ये बात कही कि हमने तो आपके लिए पैसे भी रखे हुए हैं रिफाइनरी के लिए, बाकी प्रोजेक्ट के लिए। अब अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम और आपका सिस्टम वो नहीं करना चाहता तो फिर उनका क्या कसूर है? वो तो कहते हैं आए ले ले करें। अगर मिस्र जो है वहाँ वो इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं और मिस्र उसमें कामयाब हो जाता है, यूएई और सऊदी अरब, या तो हमें अपना सिस्टम ठीक करना है। और अब जबकि शहबाज शरीफ साहब ने, ये सऊदी फंड वाले आए, उन्होंने कहा जी 3.5-4 साल से रो रहे हैं, कोई हमारी बात ही नहीं सुनता। एक दिन में मसला हल किया उनका, एक दिन के अंदर, जो 3.5-4 साल से जो है मसला पड़ा हुआ था। हस्पताल देखे, हमें हस्पताल देने वो चाह रहे हैं, हम आगे निज़ाम में रोड़े अटका रहे हैं, फाइल चल रही है। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये बात इंश्योर की है, और सऊदी क़यादत को भी, सिर्फ सऊदी क़यादत नहीं, मैं ज़रा आपको बता दूं, यूएई, कतर, सब आ रहे हैं और सब आ रहे हैं और सब यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप अपने मुल्क का माहौल एक साल सिर्फ बेहतर कर लें और ये एतमाद आलम अरब, आलम इस्लाम को आ जाए कि यहाँ आपकी ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम और यहाँ आपके नैब और ये उनके लिए रुकावट नहीं बनेगा। कानूनी एतबार से जो चीज़ें हैं वो मुकम्मल करेंगे, लेकिन ये जो दरमियान में दीवारें, तो आपके मुल्क में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी इस साल से 2 साल में जो है वो आ सकती है। और इसके लिए सऊदी अरब भी तैयार है, कतर ने भी कहा है, यूएई ने भी कहा है, और शहबाज शरीफ साहब ने सबको ये यकीन दिलाया है। बल्कि अमली तौर पर अगर आप देखें, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेहकाम चाहिए होता है और स्टेबिलिटी चाहिए होती है। जब इधर ये धरने होंगे, कंटेनर होंगे, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं बात नहीं करना चाहता, अर्ली इलेक्शन नहीं करना चाहता, तो इन सूरत हाल में कैसे होगी? देखें, जो खारजा महाज है ना, अभी वो चीन भी जा रहे हैं। मैंने चूंकि दोनों को देखा है, तो शहबाज शरीफ साहब में जो हिलम है, जो उनके अंदर एक इखलाकी तौर के ऊपर दूसरे को करीब लाने का एक, आप कह लें मेहनत कह लें, फ़न कह लें, जो भी उसे कह लें, मोहब्बत कह लें, वो बहरहाल अगले बंदे को मजबूर करती है कि वो कुछ भी नहीं करना चाहता तब भी कुछ करे। मैं बिल्कुल कतई तौर पर इस बात की तरदीद करता हूं कि हमें कुछ नहीं मिला। मैं ये कह सकता हूं कि अगले महीने 2 के अंदर, अल्लाह करे हमारे अहवाल दुरुस्त रहे, यहाँ इस्तेहकाम रहे, जो पिछले 3.5 साल में आपको आलम अरब, आलम इस्लाम से नहीं मिला, वो अगले 2 से 2.5 महीने में मिल जाएगा। तोहफा तो मिला ना? तोहफे तो देखिए, ये तोहफे तो मोहब्बत बढ़ाने के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तोहफे दो ताकि मोहब्बत बढ़े। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तो तोहफा रख दिया, उन्होंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में रख दूंगा, लोग आए और देखें। देखिए सऊदी अरब तोहफा देते हुए ये तो उन्होंने नहीं कहा कि जी बेचना नहीं है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, ये तो हमारा दिल दुखी होता है, लाजमी बात है कि एक आपके लिए चीज़ बनवाई गई हो, खालिसतन आपके लिए हो, और वो बाजार में चली जाए, तो इससे दिल दुखी होता है। लेकिन अमीर मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो बहुत बड़े दिल के मालिक हैं, उनके लिए ये इशू नहीं है, उन्होंने दे दिया, अब आप उसको बेचें या घर में रखें। लेकिन एक दुख की बात तो है ना कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, इतना बड़ा मनसब है, और उनको कोई हदिया या तोहफा मिला है तो वो बाजार में पता चले, जी बाजार से फ़ोन आ जाए कि जी, तो मेरा नहीं ख्याल। एक बड़ा मसला ये तो हुक्मरानों का होता है, वो वहाँ पे पाकिस्तानियों की हालत थी, कुछ लोग जेलों में पड़े थे, कुछ क्या था। इमरान खान साहब ने भी उस वक्त जाते हुए कहा था, उनके कुछ वज़ीरों ने भी बड़ा केश किया कि जी पाकिस्तानियों के मसाइल हमने हल कर दिए। लेकिन हमने देखा कि सऊदी अरब में या बाकी कुछ अरब ममालिक में पाकिस्तानियों के मसाइल हल नहीं हुए। उस हवाले से वज़ीर आज़म ने या आपने कुछ कर दिया, उनसे कुछ मनवा लिया? अभी वज़ीर आज़म साहब ने देखें, मस्जिद नबवी का जो वाक़या था, उसी रात इन्होंने मुझे कहा था, कदमैन मुबारक में बैठे थे, तो मैंने कहा कि जी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के यहाँ इन्होंने ये सारा कुछ किया है, लेकिन आपके साथ किया है तो 27वीं की रात है, आप अल्लाह के लिए इनको माफ़ कर दें। तो उन्होंने कहा हाफिज़ साहब मैंने तो माफ़ कर दिया, लेकिन वहाँ अदालतों ने उन्हें सज़ा दे दी। तो अभी इस दौर कितने लोगों को सज़ा हुई थी? ये 6 लोग थे।
अच्छा। तो अभी जो है पाकिस्तानी थे, उनमें वहाँ कुछ उम्रे वाले थे, कुछ लेबर थी, और उनका किसी ने हाल भी नहीं पूछा। ये भी अजीब बात है। लेकिन उन्होंने ये हरकत अपने लिए की थी या पीटीआई के कुछ लोगों के कहने पे की थी? देखें, ये जो प्लानिंग करने वाले थे वो तो पहले आ गए, या जो उनके साथ शरीके कार थे वो तो पहले आ गए। ये जब उधर मजमे में, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ये इन्होंने, लेकिन मैं समझता हूँ जो बाहर से वो गए थे शरीके, वो तो निकल गए ना जी। अच्छा। ये बेचारे वहां मजदूरी करने वाले या उम्रा करने वाले जो थे, ये फंस गए वहां पर। इनको सजाएं हुई थी, इनको सजाएं हो गई थी 8-8 साल, 6-6 साल। तो वजीर आजम ने फिर सऊदी, लेकिन उनको भी तो सजाएं ऐसे नहीं हुई थी ना, वो नहीं, जुर्म तो साबित हो गया, वीडियो मौजूद थी, हर चीज मौजूद थी। उनकी अदालतों से सजा हुई, उनकी अदालतों से सजा हुई और बाकायदा शवाहिद की बुनियाद पर हुई, उन वीडियोस की बुनियाद पर हुई। और ये मुश्किल मरहला था सऊदी क़यादत के लिए। तो अब वज़ीर आज़म ने उनसे अपील की कि जो उनको माफ़ कर दें। ये बड़ा, मैं आपको थोड़ा अर्ज करूं, ये उस फैसले में भी लिखा है कि हम एग्जाम्पल बनाना चाहते, क्योंकि ऐसा वाक़या 100 साल में नहीं हुआ। लेकिन ये उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि इनकी रिहाई, क्योंकि इतना बड़ा। लेकिन वज़ीर आज़म ने सऊदी वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान को बाकायदा जो है अपील की और कहा कि ये हमारे गरीब लोग हैं बेचारे, और इनको, तो उन्होंने फिर फौरी तौर पर खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ जो हैं उनकी खिदमत में वो अपील भेजी और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और वो पाकिस्तानी रिहा हो गए हैं। इसी तरह इंशाअल्लाह जो बाकी भी हमारे पाकिस्तानी हैं, छोटे जो मामूली, 2 तरह के केस हैं, एक ज़ाती होते हैं जी और एक हुकूमती होते हैं। उसमें हमारी कोशिश है कि जितना भी हमारा सफारत खाना भी इस पर बहुत काम कर रहा है, मैं भी कोशिश करता हूं। नहीं, जो पाकिस्तानियों की मुश्किलात की मैं बात कर रहा था, उस सिलसिले में क्या हुआ? उस सिलसिला में साहब बहुत पेशरफ्त हुई है। उस अंदाज से अब वहाँ नहीं है। हमारा सफारत खाना भी एक्टिव है, हमारा कौंसलेट भी एक्टिव है, लेकिन मसाइल हैं और हम मुसलसल सऊदी क़यादत के साथ, मुतलका वजारतों के साथ बातचीत भी करते रहते हैं, उनके हल के लिए कोशिश भी करते रहते हैं। मैं समझता हूँ पहले से बहुत बेहतरी आई है। उम्रे के सिलसिले में कुछ सहूलत? उम्रा तो अब सहूलत ही सहूलत है जी। आप जाएं ट्रैवल एजेंट के पास और वीज़ा लें और टिकट लें और जाएं। उम्रा तो इतना आसान कर दिया है, और आप जैसे हजरात के लिए तो वैसे ही आसान कर दिया जिनके पास यूरोप के वीज़े हैं या कि वो जाएं और 1 साल का मल्टीपल वीज़ा एयरपोर्ट पे ले ले। तो उम्रा तो और आसान कर दिया है। और वो जो सऊदी वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 है, उसमें तो ये है कि हज और उम्रे में जितनी सहूलत दे सकें, जितनी आसानी कर सकें वो करें, ताकि लोग आएँ, अल्लाह के घर में आएँ। मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो कुछ और मौज़ूआत पे बात होगी। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। हमारे साथ हैं अल्लामा हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब। ताहिर अशरफी साहब, आप इमरान ख़ान की हुकूमत के सेटअप का हिस्सा थे। आपने ख़ुद अभी एक आलिम दीन होने के साथ साथ हरमैन के साथ अपनी अक़ीदत और उसका इजहार भी किया। तो आप ये जो अमरीकी साजिश का मामला है, हकीकत क्या थी? मसलन एक तो चलो वो ऑडियो टेप भी आ गई, ये साजिश घड़ी गई या कि वाकई साजिश हुई थी अमेरिका से? देखिए क्योंकि वो छोड़ नहीं रहे अभी तक उस बात को। वो देखें, जो वो साइफर आया उसमें जो एक जुमला काबिल एतराज़ था ना, कि अगर ये अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर हम पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे। ये काबिल एतराज़ जुमला जो पूरे उसमें है। लेकिन इस तरह के साइफर, चूँकि मैं थोड़ा सा इस दुनिया को जानता हूँ, ये तो रोज़ाना हमारे भी कई जाते होंगे, वहाँ से भी कई आते होंगे। खान साहब की हुकूमत के हटने की जो जिम्मेदारी है वो खुद खान साहब पर आती है, किसी पर नहीं आती है। वो रवैये पे आती है, आजम खान के रवैये पे आती है, खान साहब के इर्द गिर्द कुछ लोगों के रवैये पे आती है। जिस दिन सिंध हाउस के अंदर हमारे MNA, फौज ने नहीं हटाया, फौज का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात का कि कहीं साबित कर दे। मैं आज आपके प्रोग्राम में कह के जा रहा हूं, अगर कभी वक्त आया तो नाम भी बता दूंगा कि कितने लोगों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से फौज के साथ राब्ते की कोशिश की, ISI के साथ राब्ते की कोशिश की कि क्या करें। ये MNAs थे, जमातें, उन्होंने कहा जो आपका दिल चाहता वो करें।
मेरे पास आते रहे कि जी कोई कोई लाइन, मैंने कहा कोई लाइन नहीं है, इस बार सफेद कागज है, कोई लाइन नहीं। रवैया नहीं, आप फौज के करीब समझे जाते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखें, ये तो हम सब जानते हैं ना कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए देखिए MQM को जबर करके पहले उनसे सीटें छीनी गई, फिर उनको इत्तेहाद बिल जबर पे मजबूर किया गया। ये परवेज़ इलाही उनके बारे में क्या कहते थे, वो उनके बारे में क्या कहते थे, आपके तो अजीज़ भी हैं, लेकिन उनको उनसे नती किया गया, बाप उनके लिए बनाया गया और बाप को फिर उनके जोली में डाल के उनका बेटा बना दिया गया। तो माजी में भी ये लोग इसी तरह एतमाद के वोट के मौका पे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किस तरह MNAs चुन चुन कर लाए गए, किसी को कमरों में बंद किया गया कि और उन्होंने कहा कि सुबह जाके इमरान खान को वोट डलवा दे। तो जब इस एतमाद के मौका पे उनके लिए ये खिदमत नहीं की गई, तो ये भी इससे ये मुराद नहीं है कि भाई उनको गिराने में हाथ था उन इदारों को। अक्टूबर में 2021 में ये खान साहब को बता दिया गया कि जी ये आपके लोग हैं जो आपसे नाराज हैं, हम अब थक गए। थक भी तो जाता है ना बंदा, आप जाने आपके लोग जाने, अब हम कोई मुदाखलत नहीं करेंगे, ना आपके लिए ना आपके खिलाफ। साफी साहब जिस दिन सिंध हाउस में MNA जाहिर हुए, उनमें से 8 वो थे जो मेरे साथ राब्ते में थे, और उनमें से मैं नहीं समझता अगर किसी ने वजारत या कोई मुझे, वो सिर्फ रवैयों की वजह से गए थे। रवैया, आजम खान का रवैया, खान साहब के इर्द गिर्द कुछ लोगों का रवैया, और यही बात खान साहब को बताई गई कि खुदा के वास्ते अपने लोगों के साथ रवैया बेहतर करें। क्या चौधरी परवेज इलाही साहब खान साहब के इस रवैये की शिकायत नहीं करते थे? क्या मोनस, मैंने 2 बार बात की खान साहब से, तो अब तो वो खान के फिदाई है, तो खान का रवैया तो अब फिदाई हो गए ना, लेकिन उन दिनों की हम बात कर रहे हैं। 2 बार मैंने बात की मोनस के लिए कि इमरान खान से, तो खान साहब ने कहा कि यार छोड़ो उसको, वो तो जो कहे। नहीं, आप बताएं क्या क्या कहा। बहरहाल जो आपको भी पता है, जो उनके हवाले से बिल्कुल। तो मैंने कहा कि जी पंजाब के अंदर अगर आपने अपनी बका और आगे मुस्तकबिल में, तो आपको चौधरी बिरादरान को मजबूत करना होगा। चूंकि मेरा एक जाती ताल्लुक है, इस नाते मैं बात की, लेकिन खान साहब नहीं माने। यानी आप भी मोनी सिलाई के लिए जाते रहे इमरान खान के पास? 2 बार मैंने खान साहब से बात उनको वजीर बना दे, वजीर बना लें, और वो जवाब में कहता था कि नहीं वो करप्ट है, मैं इसलिए। हाँ, तो अब मुझे बताएं कि कोई असूल, कोई नजरिया, कोई बात। आज कहा जा रहा है जी जिहाद के लिए निकले हैं। मैंने पिछले आपके प्रोग्राम में भी कहा था, और आज फिर मैं पूछना चाहता हूं रियासत से कि क्या अगर यही निज़ाम की तब्दीली के लिए जिहाद का नारा लगा के मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, ये लोग निकले, आप आने देंगे उन्हें इस्लामाबाद? आप तो उस शहर से जो है उनके लोगों को नहीं निकलने देंगे। ये कौन सा जिहाद है जी? और फिर ये बेचारा हमारा अरशद शरीफ शहीद, जो सारी कौम को जिसका दुख है, उसे आपने सियासत के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो बात नहीं, वो कहते हैं कि मैं चोरों की नाजायज़ हुकूमत को हटा के इस मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलवाना चाहता हूँ और रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ, तो ये जिहाद नहीं है? उनको मौका मिला था ना, चलें 3.5 साल में कुछ तो कर लेते। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो की जा सकती थी। हमने उन्हें कहा था कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात में से कुछ ना कुछ आप जो है, वादा भी उन्होंने किया, कुछ नहीं हुआ। बात यह है कि खान साहब अपने वजन से खुद गिरे हैं, किसी ने उन्हें नहीं गिराया है। कोई अगर कभी तारीख में यह साबित हो जाए कि खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा या जनरल नदीम अंजुम या फौज या ISI ने कहीं किसी शख्स को यह कहा कि तुम जाके अदम एतमाद में खान साहब के खिलाफ वोट कर दो, तो मेरे लिए आप, लेकिन कभी तारीख में तो ये भी नहीं हुआ है ना कि DG ISI आके एक सियासी जमात के लीडर का जवाब दे और उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। तो इसलिए बहुत अच्छा आपने, क्यों आया DG ISI, क्यों उसको बात करनी पड़ी? आपको पता है अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के बाद क्या प्लानिंग थी? ये एक प्लान था कि फौज को, ISI को, फौज की क़यादत को इस केस के अंदर, और आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर आप देखें और फिर इनकी बातें सुने। अगर इनको कातिल मालूम है, इमरान खान साहब ने कहा मुझे कातिल मालूम है,
मैं कहता हूं खान साहब आइए ना, बताइए उनका नाम ले जिन्होंने कत्ल किया है। आप इदारों के उन अफसरान को जिनके बारे में आपका तस्वुर ये है कि वो आपकी रियाया, आपकी रखेल नहीं बनेंगे, आप उनके नाम ले लेके उनको क्या क्या इल्काबात दे रहे हैं। क्या आजम स्वाति साहब कुरान पे हलफ दे सकते हैं कि उन पर तशद्दुद जो है वो जनरल फैसल ने और ब्रिगेडियर फहीम ने किया है? क्या मजाक बनाया हुआ। FIA वाले आके कह रहे हैं कि हमने पकड़ा, हमने इन्वेस्टिगेशन की। आप इसका मतलब है जो आपके कल मेरे खिलाफ कोई सिपाही होगा, मैं उसके खिलाफ, मुझे ये लगता है कि वो दिन आने वाला है जब कांस्टेबलों के ये नाम लेंगे, ये सिपाहियों के नाम लेंगे, DSPओं के नाम लेंगे। खुदा का खौफ करें। और आपकी उससे कौन खुश हो रहा है? अगर हिंदुस्तान मेरी किसी बात से खुश होता है तो इसका मतलब यह है कि मैं पाकिस्तान के मफाद की बात नहीं कर रहा हूं। गुज़श्ता 72 घंटों से हिंदुस्तानी मीडिया जो कुछ कर रहा है ये नहीं नजर आ रहा। लेकिन हमने तो ये देखा है कि पिछले 3-4 साल में, बल्कि 5 साल में, मीडिया वालों के बारे में, मंजूर पश्तीन के बारे में, बाकियों के बारे में, उनको एक मामूली अफसर उनके 4-5 वज़रा को जो कुछ कहता था वो आके तोती की तरह बोलने लग जाते थे। तो अगर अब इमरान खान साहब इस एक्सट्रीम तक जा रहे हैं तो उनके साथ इदारों की तरफ से कुछ ज्यादती हुई होगी, वरना उनसे तो बड़ा ताबेदार कोई नहीं था। हुई उनके साथ? क्या इदारे जो हैं वो फिर पकड़ पकड़ के लोगों को जो है उनकी अदम एतमाद नाकाम बनाते? या आज इदारे जो हैं वो उनको ये यकीन दहानी दे दें कि आपको 2/3 मिल जाएगी, फिर सारे बड़े अच्छे हो जाएंगे, ये सारे शाह वलीउल्लाह हो जाएंगे जिन पे आज स्टैंप लगाई जा रही है कि ये बहुत बुरे हैं। बात यह है कि साहब क्यों आया जनरल नदीम अंजुम, क्यों आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने? ये कौम को पूछना चाहिए कि ये नौबत क्यों आई है, किस वजह से आई है। मुझे दुख है, नहीं आना चाहिए था उन्हें। लेकिन जब आपने एक प्लानिंग के तहत, आप शुरू कहां से हुए, न्यूट्रल जानवर, मीर जाफर, मीर सादिक करते करते अरशद शरीफ शहीद हो गया। अरशद शरीफ अगर पाकिस्तान में रहता उसको कुछ ना होता, मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं। लेकिन अरशद शरीफ को आ जाएगी सारी चीजें सामने, और मेरे मुल्क के इदारे इतने ताकतवर हैं वो हकायक को सामने ले आएंगे। ये पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों की एक प्लानिंग थी जिसका मकसूद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान की फौज को और पाकिस्तान के इदारों को और फौज के और इदारे के जो मुतलका लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनके ऊपर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी तो बहुत सारे जर्नलिस्ट मारे गए, और अरशद शरीफ जाने पे क्यों मजबूर हुआ? देखिए बात यह है कि क्या वो सारे फोरम जो अरशद शरीफ साहब से कह रहे थे कि आए, सबके साथ वो राब्ते के अंदर थे? उनको डराया किसने? उनको भागने पे यहां से मजबूर किसने किया? FIR तो औरों पर भी हुई, किसने थ्रेट निकाला? वो जो है जिसके बारे में हमारे कल राना सनाउल्लाह साहब ने आपके प्रोग्राम में बताया है, बाकी भी, कि वो थ्रेट अलर्ट कहां से था? कौन सी TTP? आप मेरे से बहुत ज्यादा TTP को जानते हैं। क्या TTP ने कोई वहां से लेटर जारी किया है? नहीं, TTP ने तो अब ये कह दिया कि हमारी तरफ से उनको कोई थ्रेट नहीं था। तो फिर उस अफसर को बुला के पूछना चाहिए ना कि उसने किसके कहने पे ये थ्रेट अलर्ट जारी किया था। ये मजाक है। एक देखिए कितना बड़ा जुल्म है कि एक ऐसा शख्स जिससे मुझे इख्तलाफ हो सकता है, और अरशद शरीफ कौन था? जरा सोचिए ना, अरशद शरीफ ने कभी फौज के खिलाफ बात की थी? अरशद शरीफ तो हमेशा फौज के दिफा में खड़ा रहता था। तो उनके मारने वालों ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। तो अब जब उन जैसे लोग भी खिलाफ हो गए, अरशद शरीफ ने कभी नहीं, तो इसका मतलब ये कि इस तरफ से भी कोई गलती हुई होगी। अरशद शरीफ को इनको गलत फीड किया जाता है, गलत बताया जाता है। और एक बदकिस्मती ये हुई है, मैं इसको मानता हूं, कि जो हकायक की दुनिया थी वो हकायक इदारे ने एकदम अपने आप को पीछे कर लिया। उन्होंने कहा जो मर्जी कहते रहे, हम अपना काम कर रहे हैं। अब जब हमने सियासी मैदान में आना ही नहीं है तो हम क्यों सवाइयां दें? ये नहीं होना चाहिए। बताना चाहिए था कि क्या वजूहात थी जो हम पीछे हटे, क्यों हमें पीछे। एक तरफ मुतालबा करते हैं कि जी फौज का सियासत में कोई अमल दखल ना हो, अब वो सियासत से बाहर निकले हैं तो अब कहते हैं पकड़ के हमें ला के दोबारा बिठाओ। ये क्या? अब वो कहते हैं हमने नहीं किसी को बिठाना, अवाम जिसको बिठाएगी आ जाए। और फिर ये जत्थों से, आप मुझे बताएं जी, आज चले आप खान साहब के जत्थे से इलेक्शन करा दें, कल मौलाना फजलुर रहमान का जत्था आएगा, फिर क्या करेंगे आप? परसों मुस्लिम लीग नून आएगी, तरसों बिलावल साहब आएंगे। तो फिर ये पार्लियामेंट जो ये है इसको खत्म करें। नहीं, वो मुस्लिम लीग नून वाले और वो इस तरह तो डंडे गोली खाने वाले नहीं है ना। कौन गोली खाएगा, कौन डंडे खाएगा यार? क्यों कौम के बच्चों को
जो है वो उन वो तो इस तरह जत्ते नहीं ला सकते ना, मौलाना फजलुर रहमान ला सकते हैं। बात ये है कि अगर इमरान खान साहब जितने भी लोग ले आए, चले TLP का ला जाती है, मौलाना आ जाते हैं, 1 मिनट आप इन सबको एक तरफ रख दें, आप तय कर ले 1 महीने में, मैं 1 महीना कह रहा हूं कि जो बड़ा जत्था ले आए उसको हुकूमत दे दें, तय कर लें आज, ये पार्लियामान खत्म करें, इस पे जत्था हाउस लिख ले और इजाजत दे दें मौलाना मसूद अजहर को, हाफिज सईद को, मौलाना फजलुर रहमान को, फजलुर रहमान खलील साहब को, कि सबको खुला ओपन कर दे कि जो बड़ा जत्था ले आए और वो आके हुकूमत कर ले, फिर देख लें खान साहब का कितना बड़ा, तो फिर बड़ा खतरनाक हो जाएगा। उनके अक्सर लोग तो वैसे भी जमीन पे सोने के और गारों में रहने के आदी है बहुत। अगर जत्थों में आपने हुकूमत देनी है तो मैं समझता हूँ फिर इस मुल्क के अंदर उनकी हुकूमत सबसे पहले बन जाएगी और लोगों में उनकी महबूबियत खान साहब से ज्यादा है। बहुत शुक्रिया। आज के जरिए से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।